मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है क्या? बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ शुरू कर लिया था। मेरे बच्चों को वो कहानी समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टर होता है जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होता है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स लाइक सिस्मोमीटर, लाइक ऑक्सेनोमीटर, ठीक है, बाय सेल वॉल्यूम, सेल नंबर, सेल साइज, ओके, सेल लेंथ। इससे हम बता सकते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है। पर अगर हमको ये एग्जैक्टली जानना है कि ग्रोथ कितनी हुई है और किस तरीके से हो रही है और किस पैटर्न से हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यू नीड टू लर्न अबाउट द ग्रोथ रेट। समझ में आई बात? देखो, इंसानों में भी ऐसा होता है कि सबका ग्रोथ रेट एक जैसा नहीं होता। जैसे तुमको पता है, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, तो हमेशा मुझे लाइन में पीछे खड़ा कर दिया जाता था। वो बात अलग है कि मैं बहुत ही लड़ाकू किस्म की थी, तो मैं लड़ झगड़ कर आगे आके खड़ी हो जाती थी। ठीक, चल भाग, मैं खड़े होंगे आगे, वो बात अलग है। पर अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से बच्चों को खड़ा किया जाता है, तो मुझे जनरली बहुत पीछे रखा जाता था क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी। राइट नाउ मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, ठीक है। तो लड़कियों की हाइट इतना ज़्यादा होती नहीं है, होने के लिए तो 6 फीट भी होती है, पर नॉर्मली 5 तक होती है। तो मुझे जनरली पीछे खड़ा किया जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। इट डिपेंड्स ऑन की ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन की जीन कैसे हैं आप, क्योंकि मेरे फादर मदर दोनों लंबे हैं, इसलिए मेरी भी हाइट ज़्यादा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। पर ये कहानी है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। ह्यूमन बींग की जो ग्रोथ है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ हार्मोन। हालांकि प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, जिनके बारे में हम अगली कुछ क्लासेस के बाद पढ़ेंगे। पर हम ये जाने कि ग्रोथ रेट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर सेल का ग्रोथ करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स वाली हो सकती है। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, ठीक है। इसलिए मैंने पूरे ऑफिस के जितने टीचर हैं, अभिनव सर, प्रिंस सर, सत्यम सर, इन सबको पकड़ पकड़ के कुछ कुछ सीखा है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं पहले से जानती थी, पर कुछ चीज़ें मैंने अभी अभी सीखी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता दूँ। हालांकि इतनी मैथ्स तो तुमने 10th क्लास में भी पढ़ रखी होगी, तो थोड़ा सा उसको आप रिवाइज करने की कोशिश करना। आज की कहानी जो है थोड़े से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। बहुत ज़्यादा हमको डीप नहीं घुसना है, क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या सवाल आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी वो है आपके ग्रोथ रेट्स पर। क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम किसी भी प्लांट में कितनी ग्रोथ हो रही है, इसे कहते हैं उसका ग्रोथ रेट। समझ में आ गई बात? पर यूनिट टाइम कितनी ग्रोथ है आपके प्लांट में, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। पर यूनिट टाइम किसी भी प्लांट में कितनी ग्रोथ हो रही है, इसे कहते हैं उसका ग्रोथ रेट, ठीक है। पर यूनिट टाइम ग्रोथ, ओके, पर यूनिट टाइम ग्रोथ इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। मेरे बच्चों, कितने प्रकार के होती है ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट दो प्रकार की हो सकती है। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिए हुए हैं, डब्बे डब्बे सीढ़ी जैसे, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत ही लल्लू सी चीज है वो, बहुत ही लल्लू है। अभी आपको पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कहानी, ठीक है। दो प्रकार की ग्रोथ होती है मेरे बच्चों, एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है, एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ, ओके, और एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ, ओके। एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ और एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ, ओके। अरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या आपको पता है कि इन दोनों में अंतर क्या है? क्या तुम जानता है कि इन दोनों में अंतर क्या? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ? आज की कहानी में हम यही चीज सीखने वाले हैं। देखो, मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th तक तो मैथ्स पढ़ के आए हो ना, है? मेरे को तो मैथ्स छोड़े बहुत टाइम हो गया है, तो इससे ये कहानी तो है, मेरे से ज्यादा तो तुम ही समझ पाओगे। अरिथमेटिक ग्रोथ में ध्यान समझना क्या है। सपोज दैट कि मेरे पास एक सेल है जिसका नाम है, क्या नाम रखूं इस सेल का? चलो इसका नाम रख देती हूँ मैं हर्ष, ठीक है। टुडे माय कैमरामैन नेम इज हर्ष, दैट इज व्हाई द सेल नेम इज हर्ष, ठीक है। अब इस हर्ष ने डिवाइड किया दो कोशिकाओं में, दो सेल डिवाइड हुई। अब ये वाली जो सेल है, ठीक है, ओके, इस वाली सेल का नाम XYZ हम कुछ भी रख सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ उसका एक नाम रखा जाए, तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग सोनू, ठीक है। अब ये सोनू नाम की जो सेल है वो हो गई मैच्योर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मगजमारी करते नहीं है, और इनके ये हो गई मैच्योर। अब बची हर्ष का एक दूसरा, हमने दो सेल बनाई ना हर्ष से, एक बनाई है सोनू और एक बना लेते हैं अशोक, ठीक है। जैसा आपको पता है कि
मैं इनके बहुत नाम लेती हूँ, दे ऑल आर पीपल अराउंड मी, इसलिए मैं इनके नाम लूंगी। तो 2 सेल बनी, एक बनी सोनू, एक बनी अशोक। सोनू भैया जो है ये थोड़े बड़े आदमी है, इसलिए मैच्योर हो गए, ये जीवन में अपना सेटलमेंट शादी वादी करके अपना जो है बच्चे बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। ये अशोक जो है ये बहुत आवारा आदमी है, तो इनने 2 सेल और बनाई, ठीक है। अब XYZ कुछ हो सकती है, अब मेरे पास इतने नाम नहीं इसलिए नहीं बताऊंगी। उसमें ये वाली सेल क्या हो गई बच्चों, मैच्योर हो गई, ठीक है, ओके। इसमें ये वाली सेल मैच्योर हो गई, और इन अशोक भैया से जो 2 सेल बनी है, भैया ये अशोक नाम के आदमी से जो 2 सेल बनी है, इसमें एक मैच्योर हो गई, भैया वो शादी वादी करेगी, अपना जीवन वीवन बताएगी। इससे बना एक दीपक नाम की सेल, और ये भी आवारा बादल था, तो इसने 2 सेल बनाई। आप क्या देख रहे हो बच्चों, क्या देख रहे हो सेल डिवीजन में? और यही सेल डिवीजन आपके NCERT में दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ कोई नहीं होगी बात, ठीक है। बेफिक्र रहो, सब चीज समझ में आएगा। तो याद रखो व्हाट इज गोइंग हियर, क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कुछ, क्या हो रहा है ये? इसमें ये हो रहा है कि किसी भी चीज की ग्रोथ बिल्कुल धीरे 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 बढ़ती जा रही है। क्या समझा आपने देखा, जैसे मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूंगी अभी, समझना, बहुत ही आसान सी चीज है। आप देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि सब लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक सेल मैच्योर होती जा रही है और एक सेल फिर डिवाइड हो रही है, फिर एक मैच्योर हो रही है, एक डिवाइड हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो चीज मतलब प्लांट है तुम्हारे लिए, तो इसमें जो प्लांट की ग्रोथ है वो धीरे धीरे जो है, तो जैसे धीमे धीमे मेरी जिंदगी में आना वैसे वैसे ग्रोथ करते जाना, ठीक है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे होती है बच्चों, बहुत ही स्लो होती है, समझो बात को, बहुत ही स्लो होती है। देखो बेटा, मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा घुसूंगी नहीं। अगर आपको बहुत जानना है तो आप मैथ्स के लेक्चर्स देख लो, मैथ्स वाले टीचर से पूछो। अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है वो जनरली स्लो होती है, समझना, बहुत ही स्लो होती है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम अभी 1 से 2 सेल बना रही है और आधे घंटे बाद 2 से जो है 1500 सेल बना लगे, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। इसमें 1 से 2 सेल बनेगी, फिर एक मैच्योर होगी, दूसरी सेल फिर 2 सेल बनाएगी, एक मैच्योर होगी, फिर दूसरी सेल 2 सेल बनाएगी, एक मैच्योर होगी। इस तरीके से ग्रोथ चलती रहेगी। और अगर आपको पता है कि ग्रोथ हमेशा यूनिफॉर्म हो, समझ में आई बात, ग्रोथ में कभी ऊपर नीचे ना हो, ग्रोथ हमेशा यूनिफॉर्म हो, तो क्या होता है बच्चों, कभी आपने सोचा? आइए देखते हैं क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। सपोज दैट कि इफ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन x एंड y एक्सिस, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूं x और y एक्सिस में, ध्यान समझना, तो क्या होगा, मान लीजिए, समझिएगा बात को, देखिए L0 टाइम पर, ठीक है, मेरे पास प्लांट की ग्रोथ इतनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 मेरी प्लांट की ग्रोथ ऐसी होती गई, ठीक है, ऐसी होती गई। क्या समझा आप लोगों ने? ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, क्यों? ठीक है, धीरे धीरे मेरे प्लांट की ग्रोथ कैसी होती गई, ऐसी होती गई। क्या समझा आपने? ध्यान से समझना, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट हम किस कैरेक्टर को ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया, हाइट ऑफ द प्लांट। y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ द प्लांट। अब हाइट ऑफ द प्लांट इट इज अ कैरेक्टर, ग्रोथ का कैरेक्टर है हाइट, ठीक है। हाइट बढ़ रही है मतलब ग्रोथ हो रही है, पर हम कैसे देखते हैं, पर यूनिट टाइम। तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम लेना पड़ेगा। मैंने ये देखा कि जब मैंने ग्रोथ शुरू की तो मेरा प्लांट इतना, जब मैंने देखा प्लांट को, तो प्लांट यहां तक ग्रो हो चुका था, ठीक है, यहां तक, यहां पर पहुंच चुका था। तो ये L0 पर हूं मैं, मेरे प्लांट की ग्रोथ इनिशियल ग्रोथ है ये बिल्कुल, और इनिशियल ग्रोथ से सेल डिवाइड होती गई होती गई होती होती गई होती गई। क्या आपने यहां पर कहीं पर भी ये देखा कि मैंने एक सेल से 1500 सेल बना दी? नहीं बनाई ना, 1 से 2 ही सेल बना रही हूं। इसका मतलब 1 से 2, एक मैच्योर होगी, फिर वो 2 में डिवाइड होगी, धीरे 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 जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्लांट की जो हाइट होगी, वेट होगा, वो धीरे धीरे लीनियर मैनर में बढ़ता जाएगा। पर अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, स्लो होती है, यूनिफॉर्म होती है और लीनियर मैनर में चलती रहती है। ये कैसा ग्राफ है बच्चों, कैसा ग्राफ है? इट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, याद है ना आपको? इसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये कैसा ग्राफ है, इट इज द स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए आपकी एनसीईआरटी एक ग्राफ भी बना रखी, ग्राफ नहीं, इक्वेशन दे रखी है, विच इज दिस, LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT, ठीक है, स्मॉल RT लिखती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है इसका मतलब। LT क्या होता है, LT क्या होता है, व्हाट इज द LT? LT का मतलब होता है फाइनल हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। LT का मतलब क्या होता है, फाइनल हाइट ऑफ द प्लांट, फाइनल हाइट ऑफ द प्लांट, ऑफ प्लांट।
तो अगर हमने हाइट को कैरेक्टर लिया है तो इस जगह पर प्लांट की हाइट कितनी है, ठीक है, ये होता है LT। डन। L0 क्या होता है, इट इज द इनिशियल हाइट, इट इज द इनिशियल हाइट। अरे यार, ठीक है, इट इज द इनिशियल हाइट। डन, डन हो गया। तो ये है L0। L0 मतलब इनिशियल हाइट आपकी इतनी थी, उसके बाद हम लोगों ने सेल डिवीजन शुरू किया और हाइट इतनी हो गई। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप mx प्लस सी को देखेंगे, वो ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है, ये होता है शायद स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यही है, देख लो चाहे तो, ठीक। तो ऐसा ही ग्राफ, ऐसा ही इक्वेशन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ये, हालांकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो इसी की बात करूंगी। तो ये होता है कौन सी ग्रोथ, दिस इज द अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ जो होता है वो जनरली हम ना तो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, हम जियोमेट्रिकल ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादातर हमें दिखाई देती है। अर्थमेटिक अगर दिखाई दे रही है तो वो ऐसी आपको दिखाई देगी जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आरटी क्या होता है, आरटी इज द ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, आरटी इज द ग्रोथ रेट, आरटी इज द ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ पे रेड कलर से, ठीक है। आरटी इज द ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। डन, समझ में आ गई बात। सो अर्थमेटिक ग्रोथ आप समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें। चलिए आगे देखते हैं, थ्योरी देखते हैं क्या बोल रही है ये arithmetic growth. So we are going to calculate, we are having two type of growth, arithmetic and geometric. मैंने इक्वेशन बताया आपको और ग्राफ बताया कि कैसा होगा आपका। चलिए देखते हैं। So increase in the growth per unit time is called as growth rate, ठीक है। क्या कहलाती है ये, ग्रोथ रेट कहलाती है। दो प्रकार की ग्रोथ होती है, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ की। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, जिसमें जो ग्रोथ होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैंने आपको यही पढ़ाया कि ग्रोथ कांस्टेंट होगी, स्लो होगी, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि अचानक से ये जो सेल्स हैं वो 1.5, 2, 5 हजार सेल बनाते रहे, भाई धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे 1 से 2 सेल बनी, ठीक है, जिसमें एक सेल मैच्योर होगी, फिर 2 से 1, फिर 2 सेल बनी तो एक मैच्योर हो गई, फिर उससे 2 सेल बनी, इससे धीरे 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 ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि रेगुलर मैनर में ग्रोथ बन रही है, एक रेगुलर मैनर में ही ग्रोथ बढ़ रही है। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। सो दीज आर द सेल्स, दीज आर व्हाट, दीज आर द सेल्स, दैट्स इट। जो मैंने आपको समझाया अभी मैं आपको एनसीईआरटी से भी समझाती हूँ। तो अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही कांस्टेंट होती है, एक स्टडी रेट से चलती है, कभी भी उसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फेज नहीं आता, आराम से सीधे सीधे चलती रहती है, ठीक है। इट प्रोग्रेसेस अर्थमेटिकली, इसका मतलब धीरे धीरे चलेगी, स्ट्रेट लाइन पे चलेगी। एंड अदर सेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन एंड बिकम मैच्योर, ठीक है, जिसमें एक सेल डिवाइड होगी और एक से जब हम 2 सेल बनाएंगे तो एक मैच्योर होगी, एक फिर दूसरी डिवाइड होने के लिए चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न इन द रूट इलोंगेशन, ठीक है, प्लांट में रूट में अर्थमेटिक ग्रोथ हमको दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें, अगर आप रूट देखें, ऐसा रूट आप पढ़ाती हूं मैं आपको, तो रूट में ये वाला जो जोन होता है ये कैसा होता है, इट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन जोन, इजंट इट बच्चों। ये कौन सा जोन होता है, मैच्योरेशन जोन होता है। ये कौन सा जोन होता है, इलांगेशन जोन होता है। ये कौन सा जोन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाता है, जो सामने की सेल होंगी वो कैसी होंगी, नहीं होंगी, पर जो ऊपर पहुंचते जाएंगे वो कैसी होंगी, मैच्योर होंगी। ये कौन सा ग्रोथ होता है, दिस इज द अर्थमेटिक ग्रोथ। डन हो गया, ठीक है। और इलांगेशन जो होता है कांस्टेंट रेट पर ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि स्टेम के बराबर रूट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है बच्चों। बहुत ही मतलब हाँ, स्टेम का ग्रोथ जो है वो ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि 100 मीटर का स्टेम है तो उसकी 150 मीटर की रूट होती है, ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हमेशा रूट की जो ग्रोथ होती है वो अर्थमेटिकली होती है और कांस्टेंट होती है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट में अर्थमेटिक ग्रोथ कहाँ पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट इलांगेशन में हम अर्थमेटिक ग्रोथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स देखें आप, इसकी क्या है, ठीक है, इसमें प्लस लगा लेना, ठीक है। तो LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT, ठीक है। नाउ अब देखते हैं क्या बोला मैंने आपको, इट इज द RT, ओके। सो LT क्या बताया था मैंने, लेंथ ऑफ द ऑर्गन एट द टाइम, लेंथ हाइट लिख दिया था मैंने, टाइम T पर, इतने टाइम पर क्या थी, ठीक है। L0 मतलब इनिशियल कितनी थी, T मतलब पर्टिकुलर टाइम पर कितनी थी। अगर मैं T को मार रही हूँ, देखो मेरा ग्राफ देखो, ध्यान समझना। सपोज दैट कि मेरे पास ये 5 मिनट है, ये 10 मिनट है, ये 20 मिनट है, ये 25 मिनट है।
25 मिनट पे ये कैसी हो गई, 25 मिनट पर ग्रोथ यहाँ पर पहुंच गई है, ठीक है। सपोज दैट, तो ये क्या हो गई, फाइनल हाइट ऑफ द प्लांट 25 मिनट पे फाइनल हाइट कितनी पहुंची, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैंने बोला LT कितनी है, तो यहाँ पर LT कितना हो गया भैया, 20 मिनट पे हाइट कितनी है। फिर यहाँ पे मैंने बोला 10 मिनट में हाइट कितनी है, फिर मैंने बोला 5 मिनट में हाइट कितनी है। तो LT को मैंने फाइनल क्यों लिखा, क्योंकि मैं फाइनल पॉइंट पे हूँ। अगर मैं यहाँ पर 20 पर होती तो मैं क्या लिख देती कि ग्रोथ एट द 20 मिनट्स। समझ में आ गई बात। तो यही बोल रहा है कि टी टाइम मतलब लेंथ ऑफ द ऑर्गन एट द टाइम टी। मान लो 20 मिनट मुझे देखना है, तो 20 मिनट पे ग्रोथ कितनी है, तो LT मतलब समझ गए आप लोग। फिर अगर मैंने फाइनल क्यों बोला, क्योंकि मैं 25 मिनट पे थी, बिल्कुल आखिरी पे थी, तो मैंने बोल दिया कि LT ग्रोथ एट द फाइनल टाइम, ठीक है। उसके बाद L0 क्या थी, इनिशियली लॉन्ग 0 पर कितनी लेंथ थी, ठीक, जब प्लांट ग्रोथ करना शुरू किया। R क्या है, ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। याद रखिएगा इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग किस पर बात कर रहे हैं बच्चों, अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जियोमेट्रिक ग्रोथ। चलिए देखते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है। आइए मेरे साथ देखिए जियोमेट्रिक ग्रोथ। चलो जियोमेट्रिक ग्रोथ देखते क्या है। देखो अभी आप लोगों ने अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या देखा कि धीरे धीरे ग्रोथ ऐसी होती जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, डन, ठीक है। अगर ग्रोथ यहाँ से शुरू हुई, अगर यहाँ पर प्लांट था यहाँ से शुरू हुई तो ऐसा होगा, तो हमेशा हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, डन हो गया, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ जियोमेट्रिक ग्रोथ की, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है वो अब आपको ध्यान समझना। ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट होते हैं उसमें जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, और खासकर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें भी माइक्रोब्स, उसमें जियोमेट्रिक ग्रोथ ही पाई जाती है। अब आप मेरा ग्राफ ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ। जब हम लोग सपोज दैट कि मैं जियोमेट्रिक ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, मैं जियोमेट्रिक ग्रोथ का एक ग्राफ बना रही हूँ, अभी मैं कोई प्लांट व्लांट की बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी मैं एक जियोमेट्रिक ग्रोथ का सिंपल ग्राफ बना रही हूँ। सपोज दैट कि यहाँ पर मेरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अभी ये डिवाइड होना शुरू नहीं किए हैं, अभी ये तैयारी कर रहे हैं कि इनको डिवाइड होना है, ठीक है। अभी ये तैयारी वैयारी कर लिए, तो ये कौन सा फेज हो गया बच्चों, ये हो गया लैग फेज। कौन सा फेज हो गया ये, दिस इज कॉल्ड एज लैग फेज। लैग फेज को हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, वो सब तैयारी करते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्रोटीन वोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड वगैरह लाते हैं, सब तैयारी करते हैं। जब उनकी सारी तैयारी हो जाती है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली, ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियली, बहुत तेज, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारा मटेरियल है, तो ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा फेज हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, धनाधन धनाधन। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास क्या होता है, धीरे धीरे करके स्पेस की, जगह की, खाने की, ये सब की कमी होने लगती है। तो ग्रोथ कैसी होती है, स्टेशनरी होने लगती है। इसको मैं एग्जैक्टली आपको एस शेप का बनाना चाह रही हूँ, तो थोड़ा मैं एस शेप का बना के दिखाती हूँ आपको। देखो आए ध्यान से देखना है, देखो। तो लैग फेज में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले, अभी सब तैयारी चल रही है, ठीक है, अचानक से क्या हुआ, जब सब तैयारी हो गई तो ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी जल्दी, अरे यार एस शेप को बनना नहीं है, हाँ, ग्रोथ जो है फटाफट बढ़ने लगी, डन, ठीक है। पर एक समय ऐसा है जब खाना वाना सब खत्म होने लगा, तो ग्रोथ कैसी हो गई, स्टेशनरी हो गई ना, उसमें कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे अधिक ग्रोथ कहाँ पर देखने लगी, मिली, यहाँ पर मिली, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बढ़ी, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। जहाँ पर ग्रोथ नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ तैयारी हो रही थी, इसे कहते हैं लैग फेज। लैग फेज में प्रिपरेशन हो रहा था, और इस फेज को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। अब एक्चुअली प्लांट के साथ ये होता है कि उसमें डिक्लाइन फेज कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? डिक्लाइन फेज इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें, प्लांट में तो ग्रोथ हमेशा बनी ही रहती है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिक्लाइन फेज आता है। समझना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिक्लाइन फेज आता है, समझ में आई बात। ये प्लांट में नहीं आता, इसलिए हम लोग स्टेशनरी करके छोड़ देते हैं। डन। देखो, दो प्रकार के हमको पूरे बायोलॉजी में कर्व मिलेंगे, एक होगा एस शेप, एक होगा बेल शेप। समझ में आई बात।
एक होगा एस शेप और एक होगा बेल शेप। बेल शेप का ग्राफ हम एंजाइम एक्टिविटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एस शेप का ग्राफ आप समझना कि जब हम एस शेप का ग्राफ कहीं भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को बताता है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, उसकी ग्रोथ पहले नहीं होगी और अचानक से ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते, ट्रिमेंडस ग्रोथ होगी, बिल्कुल भयंकर चलता रहेगा, और फिर अचानक से जब चीजें खत्म होने लगेंगी तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन मतलब स्टेशनरी हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो डिक्लाइन हो जाएंगे। डन। सो दिस इज द एस शेप ग्राफ एंड दिस इज द जियोमेट्रिकल ग्रोथ कर्व। डन। अब मैं आपको आपकी उससे समझाती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, देखो हाँ एक और चीज मुझे जो समझानी थी, अर्थमेटिक में आपने देखा कि आप 1 से 2 सेल बना रहे थे, ठीक है, जिसमें एक को आप मैच्योर कर दे रहे थे और इससे फिर आप 2 सेल बना रहे थे। इसको आपने मैच्योर किया और फिर इससे आप 2 सेल बना रहे हैं, फिर इसको आपने मैच्योर किया, फिर इससे आपने 2 सेल बनाए। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है। पर अगर मैं जियोमेट्रिकल ग्रोथ की बात करूं, ध्यान समझना, जियोमेट्रिकल ग्रोथ की बात करूं तो उसमें क्या कहानी है कि मेरे पास एक सेल है, ये इससे 2 सेल बनी माइटोसिस से, और ये दोनों सेल मैच्योर होंगी, ठीक है, ये दोनों सेल मैच्योर होंगी। डन। तो ये 2 सेल मैच्योर हो गई, फिर इसकी 4 सेल मैच्योर होंगी, तो ये बन गए, ठीक है, ये बन गए 4 से, ये देखो ये बनते गए, फिर इससे और बना लो। सारी सेल कोई भी मैच्योर नहीं हो रही है, सब डिवाइड होती जा रही हैं, और आप देख रहे होंगे अगर कि इसमें सेल का नंबर इतने तेजी से बढ़ रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। सो जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही तेजी से होती है, ठीक है। इसमें जैसे ही न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है अचानक से पहले सेल पूरा इकट्ठा कर लेती है, फिर ग्रोथ करना शुरू करती है, दन 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 करती जाती है, और एक बार जब फूड स्पेस ये सारी चीजें खत्म होने लगती है तो वो स्टेशनरी फेज में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ रेट वेयर एवरी सेल डिवाइड विद ऑल द डॉटर सेल ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग अगेन। मैंने आपको बताया, देखो अगर आप यहाँ पर देखो, ध्यान समझना, दिस इज द पैटर्न ऑफ द जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ द अर्थमेटिक ग्रोथ। कितना बड़ा, इतना ही तो बढ़ पाया, सिर्फ एक्स्ट्रा इतनी सेल बनी, ठीक है, ये एक नई सेल बनी, फिर 1 से 2 बना ली, 2 से 4 बना ली, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। पर अगर यहीं आप देखें तो इतनी देर में कितनी सारी सेल्स बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है। तो इसमें मैच्योर होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें हर सेल अपनी तेजी से डिवाइड करती जाती है, ठीक है। ज्यादातर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसी भी लाइफ में जो ग्रोथ होती है वो हमेशा जियोमेट्रिक होती है ज्यादातर। डन। लैग फेज, इसमें 3 फेजेस आपको दिखाई देंगे। देखो ग्राफ मैंने भी आपको ऐसा ही बनाया है और इसमें भी ग्राफ ऐसा ही बना है, एस शेप का। मेरा थोड़ा कम एस दिख रहा है पर वो है एस शेप का ही, ठीक है। एस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको कौन कौन से फेज दिखेंगे, 3 फेजेस, लैग, लॉग और स्टेशनरी। इसमें लैग फेज में क्या होता है, लैग फेज इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ होती है, ग्रोथ की तैयारी हो रही होती है, बहुत ही कम ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा फेज आता है, उसके बाद आता है लॉग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। लॉग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, देखिए क्या होता है ये लॉग जो होता है, लॉग फेज में ग्रोथ प्रोग्रेस रैपिडली एंड एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी से होने लगता है ग्रोथ, ठीक है। और पर देखो आप लोगों ने कभी ये सुना है कि जो बहुत तेजी से जाता है ना, जिसको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो गिरता ही है, ठीक है। जो धीरे धीरे जो भी बच्चा नीट का तैयारी धीरे धीरे करता है, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ता है, एक चैप्टर को समय दे दे के पढ़ता है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाता है, उसके फ्लो चार्ट बनाता है, उसकी ट्रिक्स बनाता है, ट्रिक्स बना बना के पढ़ता है, उसको हर चीज़ अच्छे से समझ में आती है। पर जो बोले आज ही पूरा एनसीईआरटी, आज की रात जो है आखिरी रात है, अपन सब एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, तो दूसरे दिन वो भूल जाएगा, क्योंकि एक दिन में सारा रिसोर्स उसने इस्तेमाल कर लिया अपने दिमाग का, अगले दिन याद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री याद ही नहीं होगी। तो लॉग फेज जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फेज होता है, ठीक है। ये बहुत ही तेज चलता है और ये ग्रोथ को बिल्कुल मैक्सिमम पे पहुंचा देता है। पर ये जो फेज होता है ये बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, स्टेशनरी फेज कौन सा फेज होता है, जब स्पेस, फूड जो है की कमी होने लगे, टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने लगे, तो ग्रोथ जो होती है वो स्लो होने लगती है और बिल्कुल स्टडी हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज एंड वी कैन ऑब्टेन द एस शेप। यहाँ तक एस शेप ही दिख रहा है। अब हम लोग प्लांट के लिए एस शेप मिलते हैं, पर जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पर डेथ फेज पे पहुंची जाती है, ठीक है। ये हम ह्यूमन बीइंग का भी यही ग्राफ है बच्चों। अब आपके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, किसमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है।
एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दिया है, लेट मी चेक कि यही इक्वेशन है या इसने किसी और चीज़ से डिनोट किया, मैं देख लेती हूँ ताकि मैं आपको हर चीज़ बता सकूँ। वेयर इट इज़, वेयर इट इज़, वेयर इट इज़, वेयर इट इज़, ओके नो, चलो ठीक है, मैं इसको लगा दूंगी तो आप देख लेना, ठीक है, रुक जाओ, ला 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 ला, ठीक है, मैं इसको लगा दूंगी। सो आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर मैंने पहले कैसा लिया था LT, तो ये क्या था लेंथ, उसमें क्या लिया था मैंने अर्थमेटिक में कि लेंथ एट पर यूनिट टाइम, उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर कितनी लेंथ है। फिर मैंने क्या लिया था L0 प्लस RT, यही लिया था मैंने, आपको स्मॉल RT लिख लो जो आपका मन हो। यहाँ पर जो इक्वेशन है, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, पर फिर भी आपको पता है कि ये जो इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन इज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये जो इक्वेशन अप्लाई होगी ना, ये सिर्फ इस फेज के लिए, ना तो ये इस फेज के लिए है, ना तो ये इस फेज के लिए, नहीं, जहां पर ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है वो इक्वेशन सिर्फ इस जगह के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर ग्रोथ बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीरे हो रही है, नेग्लिजिबल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम रिसोर्स जुटा रहे हैं, और यहाँ पर भी ग्रोथ नेग्लिजिबल हो गई है। तो ग्रोथ जहाँ पर एक्सपोनेंशियली हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, सिर्फ इक्वेशन वहाँ के लिए अप्लाइड है, ठीक है। ये इतना मैंने सीखा और मैंने आपको बता दिया। तो इक्वेशन कहती है W1 इक्वल्स टू W0 RERT, एक्चुअली ERT है ये, ERT, ठीक है, E इज द एल्गोरिदम, ठीक है, लॉगरिदम, सॉरी। तो W1 क्या होता है कि फाइनल साइज, ठीक है, W1 इज कॉल्ड फाइनल साइज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एंड पर आपको फाइनल साइज क्या मिला, कितना पॉपुलेशन था। W0 जब आपने एक्सपोनेंशियल फेज शुरू किया था तब कितना साइज था, ठीक है। और R क्या है, ऑब्वियसली ग्रोथ रेट, और T पर यूनिट टाइम, ठीक है, किसका है, किस लॉग के पावर पे, लॉग के पावर पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं बार बार आपको यही चीज समझा रही हूँ कि आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो मैं इस चीज को बहुत आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई बात, मैंने आपको बता दिया कि दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टेशनरी और द लैग फेज, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लॉग फेज, ठीक है। मैंने आपको ये सिखाया, बताया, समझाया कि W1 आपके एक्सपोनेंशियल के अंत पे कितना पॉपुलेशन है, W0 एक्सपोनेंशियल फेज के कितना पॉपुलेशन है, एंड R इज व्हाट, इट इज द ग्रोथ रेट, T इज द पर यूनिट टाइम, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब व्हाट इज द एफिकेसी इंडेक्स, ठीक है, व्हाट इज आपको इक्वेशन आप याद कर लेना, ठीक है। देखो क्या है कि देखो बच्चों, ऐसा है कि फिजिक्स में तो तुम ये बड़ी बड़ी इक्वेशन याद करते हो, पहला इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो वो तो आसानी से तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ये वाला इक्वेशन किस जगह के लिए एप्लीकेबल है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ई के पावर में है RT, तो ई इज द लॉगरिदम, ई की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो वैल्यू रखते हैं और उसके पावर में RT लिखते हैं, पर यूनिट टाइम पर कितनी ग्रोथ हुई है वो उसके पावर में चली जाती है, और हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, और अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो अब इतनी लंबी लंबी इक्वेशन याद करते हो, कम से कम ये दो तो मेरे लिए याद ही कर सकते हो। चलो एफिकेसी इंडेक्स देखते हैं, क्या एफिकेसी, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिकेसी का मतलब क्या समझ रहे हो, एफिकेसी का मतलब होता है एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली ग्रोथ हो रही है बच्चों, कितनी एफिशिएंटली ग्रोथ हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज एफिकेसी इंडेक्स। इफेक्टिव ग्रोथ रेट विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस और सिंथेसाइज न्यू प्लांट मटेरियल, मैटरनल नहीं है ये, मैटरनल नहीं है ये, मटेरियल है, ठीक है। देखो भैया सीधी बात है, मैं जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में जब भी मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं कैसे समझती हूँ कि कोई बच्चा कितना एफिशिएंट है, मैं कैसे समझती हूँ कि ये बच्चा ज़्यादा एफिशिएंट है, इसको कम देर में ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, पर ये चीज़ मुझे समझ में आती है ना, तो ये है उसकी एफिशिएंसी। सो एफिकेसी इंडेक्स क्या होता है, प्लांट में एफिकेसी इंडेक्स वो होता है कि जो प्लांट है वो कितना एफिशिएंटली चीज़ों को सिंथेसाइज कर रहा है फॉर द ग्रोथ। इफेक्टिव ग्रोथ रेट विच मेजर्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और सिंथेसाइज न्यू प्लांट मटेरियल, ठीक है। एफिकेसी इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ होगी तो ज्यादा एफिकेसी इंडेक्स होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी इसका मतलब ये कि उसकी उस प्लांट की इतनी एफिशिएंसी थी कि उसने दे दनादन प्लांट के मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी ऑफ प्लांट टू रिफर्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। ओवरऑल साइज ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज W0, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट कि जब मैंने ग्रोथ शुरू की, ध्यान समझना, यहाँ पर अभी आप लोगों को एफिशिएंसी इंडेक्स से कहानी शुरू करनी है आपको, क्योंकि आगे मैं आपको जो चीज पढ़ा रही हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो सपोज दैट कि मेरा पहले जब मैं 5 साल की थी तो मेरी हाइट थी 1 फीट, ठीक है। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी जो हाइट है वो कितनी है,
वो मेरी हाइट मान लो कितनी है, मेरी हाइट हो गई 5 फीट, सपोज दैट मैंने ऐसा बोला कि जब मैं 1 साल की थी तो मेरी हाइट थी 1 फीट, जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी हाइट थी 5 फीट, ठीक है, मतलब 4 फीट का इजाफा हुआ, ठीक है। अब जब मैं 22 साल में नहीं ऐसा बोलते, जब मैं 40 साल की हुई, ठीक है, सपोज दैट कि जब मैं 40 साल की हुई तो मेरी हाइट हुई मान लो 10 फीट, हालांकि ये बहुत मुश्किल है पर ठीक है, मान लो ना क्या होता है, ठीक है, मान लो मेरी हाइट हो गई 11 फीट। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैं? तो इस एग्जाम्पल को हम और कैसे समझ सकते हैं एफिशिएंसी का, देखो ध्यान समझो। क्या था कि जब मैं 1 साल की, जैसे दो मैं हूँ, एक तुम मेरी जैसे एक और दूसरी शिप्रा है, ध्यान समझना। जब मैं 1 साल की थी और वो शिप्रा क्या है, मान लो ऑलरेडी 10 साल की है, मैं 1 साल की हूँ, वो 10 साल की है। जब मैं 1 साल की थी तो मेरा हाइट था 1 सेंटीमीटर, और जब मैं 10 साल पे पहुँची, ठीक है, ध्यान समझना, जब मैं 1 साल की थी तो मेरा हाइट है मान लो 1 फीट, सपोज दैट मैं 1 साल की हूँ, मेरा हाइट है 1 फीट, और वो शिप्रा जो ऑलरेडी 10 साल की है, ठीक है, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है मान लो 5 फीट, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैं 1 साल की हूँ तो मेरा हाइट कितना है 1 फीट, वो ऑलरेडी 10 साल की है, मान लो 15 साल की, मान लो वो 15 साल की है तो उसका हाइट कितना है, कितना है बताया मैंने आपको, 5 फीट, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं कितने फीट की हूँ, 1 फीट की, वो कितने फीट की, 5 फीट की, वो कितने साल की, 15 साल की, मैं कितने साल की हूँ, 1 साल की। अब हुआ क्या, ध्यान समझना, हुआ क्या कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरी हाइट हो गई कितनी, 15 फीट, ठीक है, नहीं मेरी हाइट हो गई 10 फीट, ठीक है। 10 साल के बाद जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी 1 फीट से कितनी हाइट हो गई, 10 फीट, और वो कितने साल की बेटा, वो कितने साल की, वो है 15 साल की, ठीक है। तो 15 साल के बाद जब वो 25 साल में गई, ठीक है, 25 साल में गई तो उसकी 5 फीट से हाइट कितनी हो गई, 5 फीट से कितनी हाइट हो गई, उसकी हाइट हो गई मान लो 15 फीट, ठीक है। तो मेरी 1 से 10 हुई, उसकी 5 से 15 हुई, ठीक है। अब दोनों में क्या देखा आपने कि हमें 10 फीट का इजाफा हुआ, मेरे में भी और उसके में भी, पर वो ऑलरेडी पहले से ही, जब वो 10 साल की थी तो वो ऑलरेडी ही 5 फीट की थी, समझे, 5 फीट की थी, तो अगर उसके में इजाफा हुआ तो वो तो पहले से ही उतनी बड़ी थी ना। कैसे समझेंगे इस एग्जाम्पल को, अभी आप देखो, ठीक है। तो ग्रोथ किसके में ज़्यादा हुई, छोटे से जो बड़ा हुआ या बड़े से थोड़ा और बड़ा हुआ, जो छोटे से बड़ा हुआ उसके में इजाफा ज़्यादा हुआ बजाय इसके कि जो बड़े से और बड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं 1 साल की थी, 10 साल के बाद मेरा कितना इजाफा हुआ, सपोज दैट 10 फीट का, मैं 10 फीट की हो गई। वो ऑलरेडी कितने साल की थी, वो ऑलरेडी उसके में कितने फीट का इजाफा हो, जितने भी फीट का इजाफा हो, पर वो ऑलरेडी बड़ी थी, मैं तो 1 ही साल की थी। तो ग्रोथ हम दोनों में हो रही है, दोनों में बराबर हो रही है, पर मेरी ग्रोथ स्टार्टिंग से हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है, उसकी ग्रोथ होने के बाद हुई, मतलब बड़ी वो ऑलरेडी वो हो चुकी थी, उसके बाद हुई। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आगे बढ़ते हैं इस पे, देखो कैसा हो सकता है। देखो, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को देखना चाहते हैं कि वो कितनी एफिशिएंटली ग्रोथ करता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट, वन इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड सेकेंड इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मुझे उस एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपना एग्जाम्पल खुद बनाऊंगी, ठीक है। हालांकि लेना देना तो है मुझे, पर ठीक है, ठीक है, ध्यान समझना। ओके, ये 2 लीफ है मेरे पास, ठीक है, ये 2 क्या है, लीफ है मेरे पास, डन, लीफ, ठीक, लिफ्ट लिख दिया मैंने, लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, ये दूसरी लीफ है, ठीक है। मैंने ये देखा कि ये अभी लीफ कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की है, डन। थोड़े समय के बाद ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, ये हो गई 10 सेंटीमीटर की, सपोज दैट, ठीक है। मैंने क्या देखा कि मेरी ये लीफ 1 सेंटीमीटर की थी, थोड़े समय के बाद 10 सेंटीमीटर की हो गई। ये लीफ मेरी ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, पर थोड़े समय के बाद इसमें और थोड़ी ग्रोथ हुई, तो ये कितने सेंटीमीटर की हो गई बच्चों, ये हो गई 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये कितने की हो गई, 60 सेंटीमीटर की। ध्यान से समझना, ये लीफ 1 सेंटीमीटर की थी, ये 10 सेंटीमीटर ग्रोथ करके हो गई, ये 50 सेंटीमीटर की ऑलरेडी थी और ये 60 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, मैं उसका भी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी। अब ध्यान समझना, आप क्या देख रहे हो कि दोनों में 10 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, देख रहे हो।
इसका मतलब ये कि एब्सोल्युटली ये 10 सेंटीमीटर दोनों लीव्स बड़ी हैं, तो इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, सेम है, इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, सेम है। पर अगर मैं देखूं रिलेटिव ग्रोथ रेट, अगर मैं देखूं रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो कौन ज्यादा ग्रो हुआ है, ये ज्यादा ग्रो हुई है, वो ज्यादा ग्रो हुई, वो तो ऑलरेडी ग्रो थी, थोड़ी सी और ग्रो हो गई, ठीक है, ये कम ग्रो थी और ज्यादा ग्रो हुई, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो लीफ 1 का जो है ज्यादा है, ठीक है, लीफ 1 का क्या है, ज्यादा है, और लीफ 2 का क्या है बच्चों, कम है। क्या समझा आपने मेरे बात, कि अगर आप किसी भी लीफ की, किसी भी प्लांट की एफिशिएंसी को देखना चाहते हो, ध्यान समझो, अगर आप किसी भी लीफ की, किसी भी प्लांट की एफिशिएंसी को देखना चाहते हो, तो हमें दो प्रकार की ग्रोथ रेट मिलती हैं, दो प्रकार की ग्रोथ रेट से स्टडी कर सकते हैं। एक है उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, देख लो क्या है। तो अगर मैं देखूं कि दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अगर मैं बहुत छोटे से बड़ी हुई हूं तो मेरा रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना भाई। जब बच्चा छोटा होता है और जब बड़ा होता है तो उसकी सेल बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग होती है, उसकी सेल बहुत एक्टिव होती हैं, और जब वो बड़ा होता है तो बहुत एक्टिवली ग्रो होता है। बड़े से बच्चा और बड़ा हो गया तो वो एक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है, तो इसका ग्रोथ रेट रिलेटिवली ज्यादा होगा। ये कम समय पे इतना ग्रो हो गई होगी, ये उतने ही समय पर इतना ग्रो हो पाई होगी। समझे मेरी बात को, ये कम समय में 10 सेंटीमीटर ग्रो हो गई होगी क्योंकि ये बहुत छोटी है, इस समय ग्रोथ रेट इनका बहुत ज्यादा है। ये अरे यार ये क्या हुई होगी, ज्यादा समय लेकर 10 सेंटीमीटर ग्रो हुई होगी क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी हो चुकी थी। क्या समझा, रिलेटिव ग्रोथ रेट छोटे से जब आप बड़े होते हो तो ज्यादा होती है, बड़े से और बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है। पर अगर दोनों में 10 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि भैया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों की सेम है, एब्सोल्युटली दोनों बराबर ही तो ग्रो हुई है। चलिए आगे देखते हैं। सो देर आर 2 ways in which growth of a living system can be made। समझ में आई बात। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को एक बार और समझते हैं। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना। अगर मैं पीछे वाली स्लाइड में जाऊं, ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर मैं बोलूं कि ये 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से हुई और 50 से 60 सेंटीमीटर में हुई एक दिन में, एक दिन में दोनों ने 10 सेंटीमीटर लेंथ निकाल ली, लेंथ बढ़ा ली, तो इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो पर यूनिट टाइम सेम हुआ ना, है, एक दिन में ही दोनों 10 सेंटीमीटर बढ़ी। ये समझ गए मेरे बच्चे। आगे बढ़ती हूं मैं, तो क्या लिखा है ये, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ कॉमन बेसिस। समझिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दोनों की ग्रोथ निकालने के लिए। देखो ध्यान से, ये लीफ 5 सेंटीमीटर की है और यह कितनी बढ़ गई, 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। ये लीफ ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर की थी पर यह बढ़कर कितनी हो गई, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बिल्कुल सेम है, एब्सोल्युटली ये 5-5 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है। पर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालूंगी, उसके लिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी फॉर्मूला भी देती है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं देखूं कि इन दोनों लीव्स में, ध्यान, दोनों लीव्स का मैं निकालती हूँ, लीफ 1 का भी ग्रोथ रेट निकालूंगी और लीफ 2 का भी ग्रोथ रेट हम निकालेंगे, दोनों की बात करेंगे कि किसमें कितने परसेंटेज का इजाफा हुआ है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा, रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा है। चलिए देखते हैं। तो 5 से 10 सेंटीमीटर हुई है लेंथ, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम कितना सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा था, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ लीफ 1 में। इनिशियल साइज लीफ का कितना था, इनिशियल साइज लीफ का 5 सेंटीमीटर था कि नहीं था, बोलो था कि नहीं था। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंटेज आएगा, 100% ही आएगा, मतलब 100% का इजाफा हुआ है। 5 से आप जस्ट दुगने हो गए तो 100% का इजाफा हुआ ना। अरे बोलो ना भैया, मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर की थी, 1 घंटे बाद 2 सेंटीमीटर की हो गई, तो 100% मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो ना। तो ये 5 सेंटीमीटर की थी, कुछ समय के बाद ये 10 सेंटीमीटर की हो गई, उतने ही समय पर एक लीफ कितने सेंटीमीटर की थी, बताइए, 5 सेंटीमीटर, इसके पे भी इजाफा हुआ। इनिशियल साइज इसका कितना था, एक बार देख लेते हैं, इनिशियल साइज कितना था इस लीफ का, इनिशियल साइज था 50 सेंटीमीटर, हाँ, इनिशियल साइज कितना था, 50 सेंटीमीटर, इंटू 100 करिए, कितना आएगा, बोलिए बोलिए कितना आएगा, 10%,
तो बताइए रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। अब आप समझो, एक और एग्जांपल बताती हूँ। देखो, सपोज दैट मेरे पास 2 फ्लावर्स हैं, सपोज दैट, ऐसा मानो मेरे पास 2 फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक फ्लावर का लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फ्लावर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक का है 50 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वाला जो फ्लावर है वो 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर का हो गया। 50 सेंटीमीटर फ्लावर जो है, ग्रोथ 5 ही सेंटीमीटर होगी दोनों में, इसके में भी इसके में भी। 1 घंटे बाद 50 सेंटीमीटर वाला फ्लावर 55 सेंटीमीटर का हो गया, 55। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो सेम है, 1 घंटे में दोनों 5 सेंटीमीटर ही ग्रो कर रही हैं। पर ग्रोथ किसके में ज़्यादा हुई? बेटा, वो ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, तो 5 सेंटीमीटर और ग्रो हो गया, तो कितने परसेंट का इजाफा हुआ? सिर्फ 10% का। ये 5 सेंटीमीटर का था और डायरेक्ट डबल हो गया, ठीक है। 50 का डबल 100 होता है, तो 50 सेंटीमीटर वाला फ्लावर अगर 100 सेंटीमीटर का होता तब हम बोलते कि तू 100% तेरी ग्रोथ रेट है। पर अगर 50 वाला 55 हुआ तो ग्रोथ रेट कितनी आई? सिर्फ 10%। अगर 5 वाला 10 मतलब 5 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर का हो गया तो 100% ग्रोथ रेट हुई ना। तो ये वाली जो लीफ है, जो लीफ 1 है, ध्यान समझना, जो लीफ 1 है इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट 100% है, इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट 10% है, क्योंकि ये जस्ट दुगनी हुई है तो 100%। ये जस्ट कितनी हुई? 10% ही बढ़ी है। ये कितनी बड़ी लीफ? सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ाया, मतलब 10%। ये 10 सेंटीमीटर दुगनी हो गई तो 100% मुनाफा हुआ। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट आप ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हो कि लीफ फ्लावर स्टेम में किसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है। मैंने कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बता दिया बच्चों, हो सकता है कैलकुलेट करने के लिए आ जाए। डन हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं आगे। द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ बोथ द लीव्स A1 एंड B1 इज सेम। बताया मैंने 5 सेंटीमीटर हर 1 घंटे में वो हो रही थी। बट इफ वी कैलकुलेट द रिलेटिव ग्रोथ रेट, इट इज फाउंड दैट द A1 लीफ हैज हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट देन द B1 लीफ। इट कैन प्रूव्ड बाय दिस। देखो मैंने ऐसे ही निकाला था ना, ये देखो, ठीक है, देखो ऐसे निकाला। लीफ 1 का 100% है, लीफ 2 का 10% है। डन, ठीक है। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो दूसरी लीफ का 10% आया। A1 leaf has 100% relative growth rate, while B1 leaf has a 10% relative growth rate। ठीक है, चलिए ये कहानी सबको क्लियर हो गई ना बच्चों? ध्यान समझना, जिस प्रकार से किसी छोटे बच्चे को ज़्यादा खाना खिलाओगे तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा, जिस प्रकार से छोटे बच्चे को ज़्यादा पानी पिलाओगे तो वो हाइड्रेटेड रहेगा। उसी प्रकार से जितने भी ग्रोथ पढ़ रहे हैं आप, ग्रोथ रेट, अच्छा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? अभी तक हम लोगों ने ग्रोथ रेट पढ़ लिया। ग्रोथ रेट में हमने 2 प्रकार के ग्रोथ रेट पढ़े, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया एक जियोमेट्रिकल ग्रोथ और एक पढ़ाई मैंने अर्थमेटिकल ग्रोथ। दोनों के ग्राफ्स बताए, फिर मैंने आपको बताया ये ग्रोथ होती हैं 2 प्रकार की। फिर मैंने ग्रोथ रेट बताई, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एक रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्रोथ होती है, ये ज़रूरी नहीं कि हर समय एक ही जैसा, हर प्लांट एक ही जैसा ग्रो करते रहे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स हु डिसाइड कि किस प्रकार की ग्रोथ होनी है। जब हमें ग्रोथ अच्छी करनी है तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से चाहिए, जब हमें ग्रोथ या ग्रोथ कम हो गई तो ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से अवेलेबल नहीं है, इसलिए ग्रोथ कम हो गई होगी। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द बेसिक एंड फंडामेंटल एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर। तो सबसे पहली कंडीशन जो है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए कि उसके पास पानी भरपूर होना चाहिए, पर इतना नहीं होना चाहिए कि पानी जो है भर जाए और पौधा सड़ जाए, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन, वी नीड मोर एंड मोर वाटर फॉर व्हाट? फॉर द फोटोसिंथेसिस। एज वी नो दैट कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस करनी है तो हमें पानी चाहिए, और ये पानी जो आप फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हो ये आपके सॉइल से ही आता है। तो जब सॉइल में पानी अच्छे से भरा रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस होगी भैया तो आपके पास ग्लूकोज बनेगा, और इस ग्लूकोज को तोड़कर हम क्या बनाएंगे? इस ग्लूकोज को तोड़कर हम बहुत सारी एनर्जी बनाएंगे, और इस एनर्जी का इस्तेमाल पौधा वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करेगा। पानी का और क्या यूज़ होता है? पानी का यूज़ होता है कि जब ग्रोथ होती है तो स्टेम की शेप, लीफ की शेप, उसमें जो टर्जिडिटी होती है, जो शेप मेंटेनेंस होता है, वो किस चीज़ की वजह से होता है? पानी की वजह से ही होता है। पानी जो है वो एक पूरा चैनल बनाता है जिसकी वजह से जो जितनी भी ग्रोथ हुई है, चाहे कितनी भी लंबी ग्रोथ हो जाए, पौधा हमेशा ऐसे स्ट्रेट ही खड़ा रहता है। सो बेसिकली व्हाई वी नीड वाटर? वी ऑलवेज नीड वाटर फॉर व्हाट? वी ऑलवेज नीड वाटर फॉर एनर्जी। समझ में आई बात? हमें वाटर किस चीज़ के लिए चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए है, ठीक है।
पर हमेशा याद रखो कि कई बार वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है, और अगर वाटर लॉक हो गया है अंदर तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रूट्स को नहीं हो पाती, जिससे रूट का इनिबिशन भी हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई तो भी, वाटर लॉक हो गया अंदर तो भी जो है रूट की ग्रोथ नहीं होगी। तो पानी ज़्यादा देने से भी वाटर लॉग हो जाता है। जैसे कि जो नया ग्रोइंग प्लांट्स होता है, जैसे कि ये कंडीशन मैंने तो खुद से भी आजमाई है। मैंने बहुत सारे अपने जो है पॉट्स में प्लांट्स लगाए और दे दनादन उसको पानी दिया जा रहा है, सुबह पानी, शाम को पानी, दोपहर में पानी, तो उसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई, पानी इतना ज़्यादा हो गया, वाटर लॉग हो गया, तो पौधा जो है वो जो है क्या कर रहा था, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से रूट रेस्पायर नहीं कर पा रही थी और रूट जो है धीरे धीरे सड़ने लगे, प्लांट सड़कर मर गया। तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी और कम पानी, ये दोनों जो है चीज़ें हानिकारक हैं प्लांट ग्रोथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। अब अभी मैंने आपको बताया वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, क्यों सेम थिंग? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो आप हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन हमेशा पानी से आती है। तो अगर आपके पास परफेक्ट पानी होगा तो परफेक्ट ऑक्सीजन होगी। डन? ठीक है, तो जितना ज़्यादा पानी पौधा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो बाहर निकालेगा। तो हमेशा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मदद से जो पौधे होते हैं वो रेस्पायर करते हैं। जैसा आपको पता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, पर जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को अंदर भी लेते हैं, पर रेशियो बहुत कम है। जितना ऑक्सीजन लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा प्लांट और एनिमल दोनों को है। आपको भी पता है कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट दिन में बना रहा है तो कार्बोहाइड्रेट वो तोड़ेगा भी, पर तोड़ने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। विद द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो प्लांट जो होते हैं वो जनरली रात में रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। जितना ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट होगा उतनी ज़्यादा पौधे को एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा पौधे को एनर्जी मिलेगी उतनी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होगी। ठीक है ना? सो वाटर एंड ऑक्सीजन समझ गए। नाउ थर्ड थिंग जो हमें समझनी है वो क्या है? वो है न्यूट्रिएंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। वन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, सेकंड इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की लिस्ट मैंने आपको बनाई है, पढ़ाई है, समझाई, वो देख लेना। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी ग्रोथ में ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। जिनकी कम होती है उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इनिशियल ग्रोथ के लिए चाहे सीड हो, चाहे ट्यूबर हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, उसमें हमेशा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बनी रहती है। जितना ज़्यादा सॉइल में न्यूट्रिएंट होगा प्लांट की ग्रोथ उतनी बेहतरीन होगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ठीक है, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं, वो मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं। पर बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर आप रेगिस्तान के जितने भी प्लांट्स उनके बारे में बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अगर आप किसी कॉनिफर ट्री के बारे में बात करें, ठंडे प्रदेशों वाले ट्री की बात करें, टेम्परेट रीजन वाले, तो वहाँ कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। पर मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में ही ग्रो करते हैं। ठीक है ना? लाइट भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट, जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक क्लोरोफिल एक्साइट नहीं होगा, और जब तक क्लोरोफिल एक्साइट नहीं होगा तो बेटा, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले लाल गुलाबी, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल को एक्साइट करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लाइट के माध्यम से। तो जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होगी। ठीक है, नाउ ग्रेविटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन और मूवमेंट ऑफ मेन रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि मेरा जो रूट है, ध्यान समझना, ग्रेविटी एक फैक्टर है फॉर द ग्रोथ। अगर पौधे जो है ग्रेविटी से अच्छा संबंध है तो रूट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, और ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा संबंध है तो पौधा हमेशा घना हुआ होगा। ठीक है, सो दीज आर द सम कंडीशन फॉर द ग्रोथ। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखते हैं। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं समझा रही हूँ। टेम्परेचर का एक ऐसा भी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना है, पर अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो वेरियस एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, वो सब डिनेचर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए, वही टेम्परेचर प्लांट को देना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, विच इज़ द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। चलो इसके बारे में शुरू करते हैं। देखो क्या कहते हैं,
हमारी स्लाइड्स आओ देखो इसके बारे में देखते हैं, कहाँ गया यार, मैं तुमको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन। ओके, आ जाओ, तुमको पता है सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएशन देखें इसके बारे में, क्या है ये डिफरेंशिएशन, क्या होता है। देखो ध्यान समझना, सपोज दैट कि ये तो बहुत ही चौड़ा बन गया, क्यों यार, ये है शूट, ठीक है, दिस इज आवर शूट एंड दिस इज द रूट, ठीक है, ये है अपना सॉइल। ठीक, अब ध्यान समझेंगे, ये क्या है, ये है शूट एपेक्स, ये है अपना क्या बच्चों, शूट एपेक्स, ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये है अपना रूट एपेक्स, ठीक है, एक है शूट एपेक्स और एक है रूट एपेक्स, डन, ओके। और इसमें यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है, यहाँ पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब ये कहाँ पाए जाते, दिस इज द एपेक्स ना, ये क्या है, चोटी मतलब एपेक्स। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, यहाँ पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये सेल दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन डिवाइड होते जाते होते जाते होते जाते होते जाते होते जाते हैं, और लेंथ जो होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बात क्या बोल रही हूँ मैं। रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल होती है वो ग्रोथ करती जाती है, सेल नंबर बढ़ता जाता है और लेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। पर एक बार जब हमारी लेंथ जो है, जब वो प्लांट की जो लेंथ होती है जब वो अचीव हो जाती है, लेंथ जो होती है जब वो अचीव हो जाती है, तो क्या होता है बताओ। यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ध्यान समझना, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यूज में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज में। समझ में आ गई बात। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब परमानेंट टिश्यूज में क्यों कन्वर्ट हो गए, टू परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शंस, टू परफॉर्म द कॉमन फंक्शंस और डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। हर परमानेंट टिश्यू एक जैसा फंक्शन थोड़ी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूं मैं, तो टू परफॉर्म द देयर वेरियस फंक्शंस, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो गए, परमानेंट टिश्यू में। ध्यान समझते जाइएगा, मैं पूरा आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। तो बेटा जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, हाउ मेनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वी हैव 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो कब डेवलप होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने लेटरल मेरिस्टम के 2 एग्जांपल बताए, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम जो होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय डेवलप होते हैं। बताती हूँ क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब आप परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, ध्यान समझना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब आप परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं तो इसे आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब आप परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं तो इसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। हाउ मेनी परमानेंट टिश्यूज वी हैव, वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पढ़ा भी चुकी हूँ ये मैं, वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पीटी लिख देती हूँ मैं, एंड वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, पढ़ाया है मैंने आपको। तो यहाँ पर 2 प्रकार के परमानेंट टिश्यूज बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। सपोज दैट कि रूट एपेक्स को, शूट एपेक्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा भैया कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन होता है क्लोरेनकाइमा, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल आ जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। और क्या पढ़ाया था, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जाइलम एंड फ्लोएम, डन। तो जब रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में पाए जाने वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जब वो परमानेंट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है all the tissues are differentiated for the basic for their different functions, ठीक है। समझो बात को, डिफरेंशिएशन का मतलब है all the tissues who are differentiated, which are differentiated, all the tissues are
able to perform different function. बेसिक आता है, टिश्यू की डेफिनेशन आने लगते हैं. परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. क्या समझा आपने? ध्यान से समझना. डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, अब समझो मेरी बात, ध्यान से देखो. जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बेसिक मतलब अलग अलग फंक्शन नहीं हो रहे थे. ये तो बस डिवाइड हुए जा रहे थे, लेंथ बढ़ी जा रही थी, लेंथ बढ़ी जा रही थी, लेंथ बढ़ी जा रही थी. पर जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस में कन्वर्ट हुए? परमानेंट टिश्यू में. तो कितने प्रकार के परमानेंट टिश्यूज बन सकते हैं? कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, कुछ भी बन सकता है. इन सारे टिश्यूज का फंक्शन अलग है. तो जब इमेच्योर से प्लांट का कोई भी पार्ट मैच्योर होता है, तो उस जगह पर अलग अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं. जब वो मैच्योर नहीं होते या जब वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म नहीं होते. वहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन होता है, डिवाइड करो और लेंथ बढ़ाओ. पर जब एक बार मैच्योर हो गए, तो ये डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द फंक्शन, क्योंकि तुम जानते हो कि कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ देता है. पेरेनकाइमा के 2 मॉडिफिकेशन थे, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा. फोटोसिंथेसिस करता है तो क्लोरेनकाइमा, फ्लोट करने में मदद करता है तो एरेनकाइमा, सपोर्ट करता है तो स्क्लेरेनकाइमा, पानी ट्रांसपोर्ट करेगा तो जाइलम, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा तो फ्लोएम. पढ़ाया मैंने आपको ये. डिफरेंशिएशन आई थिंक मेरे बच्चों को डन हो गया है कि जब आप इमेच्योर से जब आप मैच्योर होते हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं. डन हो गया मेरे बच्चों को. चलो, अब दूसरा प्रोसेस जो है वो क्या है, वो आप ध्यान समझना. दूसरा प्रोसेस इज डी डिफरेंशिएशन. अभी पहले मैं इसको पढ़ा देती हूँ आपको, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं. डी डिफरेंशिएशन. देखो ये कहानी क्या है. डी डिफरेंशिएशन ये बहुत अच्छी चीज है. डी देखो, differentiation phenomena by which cells are derived from the root apical meristem and shoot apical meristem undergo the permanent changes in their structure and enabling the cell to perform specific function. जब आप मेरिस्टम में हो तो आपको स्पेशल फंक्शन थोड़ी चल रहे हो, आप तो भेड़ चाल चले जा रहे हो, आप तो डिवाइड करे जा रहे हो. पर एक बार जब आप परमानेंट हो गए, तो you attain your size, shape and you are able to perform your specific function. आगे बढ़ते हैं. जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. ट्रैकिटरी एलिमेंट्स. ठीक है, सेल जब इलोंगेट होती है, जो ट्रैकिड्स बनते हैं, पहले ये छोटे छोटे होते हैं, पर धीरे धीरे जब ये परमानेंट हो जाते हैं, तो ये अपनी एबिलिटी मैच्योर हो जाते हैं. तो ये इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये पानी वानी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, पानी और मिनरल्स को. तो ऐसा क्या करते हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन नाम का मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, जिससे इसकी वॉल थिकन हो जाती है और जिससे ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा स्ट्रेंथ से पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, चाहे कितना भी नीचे से ऊपर लेके जाना हो, चाहे कितना भी प्रेशर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है. क्लोरेनकाइमा इज नथिंग, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा. जब पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, तो पेरेनकाइमा जो कि एक परमानेंट टिश्यूज है, उसी का मॉडिफिकेशन है क्लोरेनकाइमा. वो क्या परफॉर्म करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है और इसकी वॉल भी थिन होती है. ठीक है, जैसे कि स्टोमेटा, ट्राइकोम, ये सब जो होते हैं, जो रूट हेयर भी होते हैं, ये सब तब बनते हैं जब डिफरेंशिएशन होना होता है. ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है तब बनते हैं ट्राइकोम्स वगैरह जो स्टेम में पाए जाते हैं. चलो, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है. द सेल लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट सेल्स. सम सेल्स रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन. Phenomena which are certain living differentiated cell regain or attain the ability to divide, form a new cell known as de-differentiation. इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल पे बात करेंगे अपन, एग्जाम्पल पे बात करेंगे. आ जाओ, एग्जाम्पल. मेरे को एग्जाम्पल ही बताना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल ही मुझे रटवाना है. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और कॉर कैम्बियम. ठीक है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, क्या बोल रही हूँ मैं. देखो, अब मैं पूरा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जाऊंगी. अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर रूट का पढ़ाया था. ठीक है, और स्टेम का भी पढ़ाया था. जब मैंने डाइकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो अगर आपको क्या बताया था मैंने, कि जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है. ठीक है, जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर होता है. ठीक है, ऐसा बनाए थे हम लोगों ने वेस्कुलर रिंग्स. अभी मैं बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ बस आपको. ठीक है, ध्यान से देखना. अगर आप लोगों को याद होगा, तो हम लोगों ने जाइलम अंदर बनाया था और फ्लोएम बाहर. ठीक,
अब मैं सोच रही हूँ कि पूरे टिश्यूज़ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, खैर छोड़ देती हूँ, ध्यान से देखो। ठीक, ऐसा बनाया था अपन लोगों ने, बोलो ऐसे बनाए थे वैस्कुलर बंडल्स, बोलो याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं? तो ऐसे बनाए थे अपन ने वैस्कुलर बंडल, डन। अब इतने नहीं बनाए थे, पर देखो क्या होता है। डी डिफरेंशिएशन को मैं एक बार अच्छे से मेरे बच्चों को समझा देती हूँ, देखो ध्यान से समझना ना एक बार। देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि स्टेम में क्या होता है, एक होती है एपिडर्मिस, ठीक है, ट्राइकोम, अभी अपन को नहीं मतलब है कि क्या कैसा है, ट्राइकोम वाइकोम को जान दो, अभी तुम छोड़ो, तुम खत्म करो, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्टील, ठीक है, स्टील के बाद यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एंडोडर्मिस पढ़ी थी, याद होगा मेरे बच्चों को। तो थोड़ा और बड़ा बनाती हूँ तभी बन पाएगा, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। ये बनाया मैंने एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल, ही नहीं बन पा रहा। हाँ अब ठीक है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा है तो बेहतर है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि स्टील होता है, ठीक है, ये पूरा लेयर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। मुझे नहीं मतलब है कि इसके अंदर कौन सी सेल है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, छोड़ो, ये पूरा पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये क्या है, अपनी एपिडर्मिस। ये हम लोग स्टेम का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इनका जो पेरिसाइकिल होता है वो पैचेस में होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, ये पढ़ाया मैंने आपको, ये समझ में आया आपको। अब ध्यान से समझते जाना मेरी बात को जो कह रही हूँ मैं, ठीक है। दिस इज द पेरिसाइकिल, याद होगा ये स्टील होता है, ये पेरिसाइकिल होता है, इससे जुड़े होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमको प्रोटो को हमेशा प्रोटेक्शन देना है, तो हमेशा हमें क्या करना है, जाइलम को अंदर की ओर रखना है और फ्लोएम को बाहर की ओर रखना है। कर दो, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, ठीक है। ध्यान समझना मेरी बात को, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, हमारे पास, ध्यान समझेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक टिश्यू होता है जिसे हम केम्बियम के नाम से जानते हैं, पर क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं केम्बियम, और ये डिवाइड करके चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। समझेंगे क्या बोल रही हूँ मैं, इसको हम वैस्कुलर केम्बियम भी कहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के अंदर है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर केम्बियम, इंट्राफेसिकुलर केम्बियम, ठीक है। सब लोग ये लेक्चर देख लेना, सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाया है मैंने, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर केम्बियम, ठीक है। फिर मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि यहाँ पर होते हैं मेडुलरी रेस, ठीक है, ये होती है मेडुलरी रेस, ठीक है, मेडुलरी रेस। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, ये मेडुलरी रेस है तो परमानेंट टिश्यू, पर अचानक से इनका दिमाग खराब हो गया और ये पगला गई और ये मेरिस्टेमेटिक हो गई इनकी सेल्स। ये मेडुलरी रेज है, ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मेडुलरी रेज हैं। ये मेडुलरी रेज होती तो परमानेंट है, पर अचानक से इनका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया, तो ये क्या हो गई, मेरिस्टेमेटिक हो गई, डिवाइड होने लगी इनकी सेल, मेरिस्टेमेटिक हो गई, इनके अंदर प्रॉपर्टी आ गई, तो इनकी सेल डिवाइड होने लगी और यहाँ पर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ओके। इसको अपन लोग पता है क्या कहते हैं, और देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो बना, इसको आप कहते हैं इंटरफेसिकुलर केम्बियम, दो वैस्कुलर केम्बियम के बीच में, ठीक है, दो देखो वैस्कुलर टिश्यूज है उनके बीच में, इंटरफेसिकुलर केम्बियम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना उसके बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर केम्बियम, इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर केम्बियम का मतलब होता है दो वैस्कुलर टिश्यू के बीच में जो केम्बियम बना उसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर केम्बियम। और इंटरफेसिकुलर केम्बियम, देखो ये वाला जो केम्बियम है ये प्राइमरी इन ओरिजिन है, प्राइमरी केम्बियम है। प्राइमरी केम्बियम क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही प्रेजेंट था, पर ये जो बना बाद में इसको हम सेकेंडरी केम्बियम कहते हैं। और ये सेकेंडरी केम्बियम जो है ये रिंग बनाने का काम करता है, खैर ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लेना। तो ये जो इंटरफेसिकुलर केम्बियम जो बाद में बना है ये कैसा था, पहले ये मेडुलरी रेस के रूप में परमानेंट पड़ा हुआ था, अचानक से इनकी सेल पगला गई और ये अपने आप को डिवाइड करने लगी। जब ये अपने आप को डिवाइड करने लगी तो इन्होंने मेरिस्टेमेटिक सेल है तभी तो डिवाइड करने लगी, तो इन्होंने केम्बियम बना लिया जिस कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर केम्बियम। और इंट्रा और इंटर दोनों जुड़कर केम्बियल रिंग बनाते हैं और इसी को हम वैस्कुलर केम्बियम कहते हैं, ठीक है।
डन हो गया। तो इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम कह सकते हो क्योंकि वैस्कुलर टिश्यूज के आसपास है। डन। ये भी कैसा है, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, जो पहले परमानेंट था बाद में मेरिस्टेमेटिक हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया इसने, ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, कॉर कैम्बियम। आ जाओ कॉर कैम्बियम। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान समझना, ये जो कैम्बियम है इसकी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ये क्या करेगा क्या करेगा, ये दनादन 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 सेल को बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। ठीक है, ये बढ़ाता गया, पूरा सेल को भर देगा भर देगा भर देगा। ठीक है, पूरा सेल को भरते जाएगा। ठीक है, क्या समझा, इस कैम्बियम जो होता है, ये कैम्बियल रिंग जो है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ये डिवाइड होंगे, पहले परमानेंट थे बाद में मेरिस्टेमेटिक हो गए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक होंगे, क्यों मेरिस्टेमेटिक होंगे, क्योंकि तने की चौड़ाई बढ़ानी है, बड़ा डिवाइड होते गए होते गए होते गए, और अंदर की ओर सेल भी भरते गए और बाहर की ओर सेल भी भरते गए। समझ रहे हो। अब बाहर की ओर जब सेल आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो ये पूरा हिस्सा जो है, ध्यान समझना, ये जो पूरा हिस्सा है कॉर्टेक्स मोर्टेक्स, ये सब टूट टाट जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये पूरा हिस्सा जो है ये टूट टाट जाएगा। डन हो गया, पूरा हिस्सा क्या होगा, टूट जाएगा, और ये जो चौड़ा हुआ जो सेल्स का भाग है इसको आप वुड कहते हो। ठीक है, दूसरा हिस्सा होता है, अब देखो ध्यान से समझते जाना मेरी बात को, जो मैं कह रही हूँ, क्या बोला मैंने, देखो मैं यहाँ पे अपने बच्चों को अच्छे से समझा देती हूँ तभी ये समझ पाएंगे। ठीक, क्या हुआ, ये जो कैम्बियम है इसने क्या किया, सेल्स को डिवाइड करना शुरू किया। कौन से कलर से दिखाऊं, इस कलर से। ठीक है, इसने सेल्स को डिवाइड किया, अंदर सेल बनाई। ठीक है, ठीक है, अंदर सेल बनाते गए बनाते गए बनाते गए, पूरा सेल भर दिया। ठीक है, और पीछे की ओर भी कैम्बियम आगे की ओर सेल बनाएगा, तो पीछे की ओर भी तो सेल बनाएगा। तो ये क्या करेगा, पीछे की ओर सेल बनाएगा और सेल बना बना के बाहर की ओर निकालता जाएगा। जब आप सेल बाहर की ओर बनाओगे तो भैया ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो एपिडर्मिस है, ये सब टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। तुम आगे की ओर सेल बना रहे हो और पीछे की ओर भी कैम्बियम के इधर भी बना रहे हो, कैम्बियम के उधर भी बना रही हो। जो कैम्बियल रिंग आपने बनाई है ये एक्चुअली पहले परमानेंट थी, बाद में मेरिस्टेमेटिक हो गई। ठीक है, तो वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है ये पहले जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहता है वो पहले से मेरिस्टेमेटिक रहता है, पर जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। पहले मेडुलरी रेस के रूप में ये परमानेंट था, बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी हुई तो ये कैसा हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया। अब ये इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर मिलकर दोनों एक रिंग बना लेंगे विच इज कॉल्ड एज कैम्बियल रिंग। अब कैम्बियल रिंग आगे की ओर भी सेल, अब ये मेरिस्टेमेटिक रिंग बन गई ना, तो ये आगे की ओर भी सेल बनाएंगे और पीछे की ओर भी सेल बनाएंगे। बेटा आगे की ओर सेल बनाएंगे तो सेल भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी, पर जब ये बाहर की ओर सेल बनाते जाएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, जितना भी स्टील वाला पार्ट है, जैसे पेरिसाइकल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक है, एंडोडर्मिस हो गया, सब रप्चर होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नई सेल बनती जा रही है, और इसी को हम कहते हैं वुड, इसी को हम क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वैस्कुलर कैम्बियम। समझ में आई बात, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से वुड बनता है, जिसमें जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, जबकि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको आप प्राइमरी कैम्बियम कहते हैं, और इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं। ठीक है, अब सब कुछ नष्ट हो चुका है, अब क्या हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, ध्यान समझना। ठीक, अब सब कुछ नष्ट हो गया है, इसमें जो कॉर्टेक्स का जो पहले रीजन था, ठीक है, जो सब नष्ट हो चुका है। अब जो वुड के बाहर जो एक रीजन था जो पहले कॉर्टेक्स हुआ करता था, वहाँ के कुछ सेल बोली कि अब सब तो टूट टाट गया है, तो अपन क्या करें, तो कुछ नहीं होगा, होगा ये कि वहाँ की भी कुछ सेल्स जो होंगी वो भी कैसी हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, और वो रेक्टेंगुलर हो जाएंगी और डिफरेंट लेयर्स बनाने लगेंगे विच इज़ कॉल्ड एज कॉर कैम्बियम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको आप, कॉर कैम्बियम कहते हैं। तो कॉर कैम्बियम इज नथिंग, जब पूरा सारी लेयर्स नष्ट हो जाती हैं, जितनी भी बाहर की लेयर हैं, वैस्कुलर ये सब फ्लोएम सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा वुड, और वुड के बाहर का जो पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्क। तो कॉर्क कैसे बना, कॉर्क बना कॉर्क कैम्बियम से। वहाँ की जो सेल्स थी पहले वो परमानेंट थी, बाद में रेक्टेंगुलर हो गई और वो डिवाइड होना शुरू हो गई। ठीक है, और डिवाइड होकर उन्होंने पहले परमानेंट से डिवाइड हुई, मतलब ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर ये बता दिया मैंने, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, वुंड कैम्बियम, जितने भी कैम्बियम्स होते हैं ये सारे डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं ज़्यादातर। पहले क्या होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, बाद में इनको समझ में आया कि इनकी तो लग पड़ी है, वुड बनाना है तो अपने को डिवाइड करना होगा, तो ये क्या करने लगते हैं, अपने आप को फिर से डिवाइड करने लगते हैं, तो ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं। इन सब की एक्टिविटी के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। पूरा फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा 2 घंटे, उसी में लग जाएंगे। So cell lost their ability to divide
एंड फॉर्म परमानेंट सेल्स, ठीक है। सम सेल्स रिगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन। मैंने बोला ना पैसा परमानेंट हो चुके हैं, पर विपरीत परिस्थितियों में जब सब कुछ नष्ट हो गया है तो अब क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ सेल कॉर्टेक्स के रीजन में कुछ सेल रेक्टेंगुलर हो जाती हैं और ये कॉर्क बनाने का काम करती हैं, ठीक है। द फिनोमिना वेयर सर्टेन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रिटेन और अटेन एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल, दिस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल हम लोगों ने लर्न कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो भैया जब आप मेरिस्टेमेटिक से क्या हुए परमानेंट, जब आप क्या हुए मेरिस्टेमेटिक से क्या हुए परमानेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। जब हम परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जब हम परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक हो गए, हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ये पढ़ा है मैंने आपको, डी डिफरेंशिएशन। देखो बेटा ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके देख लेना, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक से फिर जब आप वापस से परमानेंट हुए, ठीक है, तो इसे आप कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन डन। देखो डिफरेंशिएटेड सेल अगेन लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट सेल्स, ठीक है, to perform particular function. The process where de-differentiated cell again lost their ability to divide and form permanent cell, this is called as redifferentiation, ठीक है। जैसे formed by primary meristem, ठीक है, formed by primary meristem, for example secondary phloem, secondary xylem, cork, secondary cortex, ठीक है। देखो क्या है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, ये सब जो है कब बनते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से परमानेंट हो जाता है। जैसे कॉर्क इसका एक एग्जांपल है जो कॉर्क कैम्बियम से बना। कॉर्क कैम्बियम कैसा टिश्यू था, कॉर्क कैम्बियम था डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, पर उसने डेवलप होकर क्या बनाया, कॉर्क बनाया, तो ये रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू हो गया। मतलब मेरिस्टेमेटिक से फिर से आपने कौन सा टिश्यू बना लिया, परमानेंट टिश्यू बना लिया, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है, अगर आप इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप एक काम करो, मेरे लेक्चर सेकेंडरी ग्रोथ के पढ़े हुए हैं यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है, तो आप लोग वो लेक्चर लगा के देखो, ये कॉर्क क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है, ये सब वहाँ पर पढ़ा हुआ है। और अगर मैं अभी पढ़ाने लगूंगी तो बहुत देर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा लेक्चर डिले हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बच्चों, द ग्रोथ रेट, ठीक है, टाइप ऑफ ग्रोथ, conditions for growth and differentiation, de-differentiation and redifferentiation. I hope you learned and enjoyed the video. See you in the next session or the next class जिसमें मैं आपको और कुछ नया पढ़ाऊंगी। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।